हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पहला टॉपिक है हमारा, जो इकाई नंबर फर्स्ट है बाल विकास, तो उससे संबंधित हम प्रश्न कर रहे थे। ठीक है, इसके पहले हम लोग तो 11 टेस्ट लगा चुके हैं। अगर आपने वो टेस्ट नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाकर उन टेस्टों को भी दें। और उसके बाद में हमारे जो आगे भी टेस्ट आते रहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चलो तो शुरू करते हैं आज की प्रश्न उत्तरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इनको कोई भी मिस ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, शारीरिक विकास में लंबाई मुख्यतः निर्भर होती है। बताइए, जो शारीरिक विकास होता है इसकी जो लंबाई है निर्भर किस पर होती है, कौन सी ग्रंथि होती है? वो पीयूष ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। बताना है सभी लोगों को इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। ठीक, पीयूष ग्रंथि का संबंध किस लिए होता है? इसकी लंबाई का। ठीक है, ये लंबाई का निर्धारण करती है, ये मस्तिष्क में रहती है। अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि बाहर मतलब पूछी गई है परीक्षा में, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, सेल टर्टिका भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह क्या करती है, लंबाई को निर्धारित करती है। मतलब अगर ये अधिक सक्रिय रहेगा तो बालक की लंबाई अधिक ऊंचाई ऊंचाई मतलब ऊंचाई बढ़ जाएगी, लंबा हो जाएगा बालक। ठीक है, और जैसे सक्रिय नहीं रही तो बालक बौना रह जाता है। ठीक है, ये किसकी, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, और बाकी भी ग्रंथि देख सकते हैं हम, जैसे क्योंकि एक ही ग्रंथि नहीं पूछी जाएगी। जैसे क्या है, दूसरी है थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि ये गर्दन के निचले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, और ये पूछा नहीं जाएगा कि कहाँ पाई जाती है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों को। इसका काम क्या है, रोग प्रति रक्षा प्रणाली की, मतलब ये क्या करती है, रोगों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद कौन सी है, पैराथायराइड ग्रंथि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखती है। ठीक है, ये पैराथायराइड ग्रंथि का काम क्या है, रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रहती है। और एड्रिनल ग्रंथि सभी को पता होगा, ये क्या करती है, संवेगों को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये चारों की चारों ग्रंथियाँ हमने देख ली, जो कि इसमें पूछा हुआ था। लेकिन इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि शारीरिक विकास में लंबाई मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर करती है? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। बताना है आप लोगों की, जो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? बर्लिन में की गई थी, लिपजिंग में की गई थी, स्टैनफोर्ड में की गई थी, कि वियना में की गई थी? बताइए कहाँ पर की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिपजिंग। ठीक है, ये लिपजिंग कहाँ पर है, सभी को पता होगा। लिपजिंग भी पूछा जा सकता है, और लिपजिंग नहीं हो तो उसमें क्या, जर्मनी आ सकता है। ठीक है, तो कहाँ पर, लिपजिंग के, जर्मनी के लिपजिंग में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, और कब हुई थी, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो किसके द्वारा की गई थी ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आगे प्रश्न भी बना है। ये विलियम बुंट के द्वारा की गई थी। ठीक, और कब की गई थी? तो 1879 में, मतलब 1869 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम बुंट के द्वारा। और कहाँ पर है? तो ये जर्मनी के अंदर लिपजिंग शहर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, कैसा बना दिया? पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कि विषय केंद्रित? तो बताइए आज का कैसा है, जो मनोविज्ञान ने कैसे बना दी है शिक्षा को? तो बाल केंद्रित बना दी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है कौन? सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, आप सभी को बताना है। क्या शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, की पाठ्य पुस्तकें? बताइए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन होगा? सबसे अधिक तो विद्यार्थी होगा ना, जिसके लिए ये सभी अपने बना के रखे हैं। ठीक है, अगर वो ही नहीं होगा तो फिर किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अगले प्रश्न को देखेंगे कि जो हमारा अगला प्रश्न है कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी की जिज्ञासा का पोषण कराता है। क्या ये सही है? अच्छा जो शिक्षक होता है
जो विद्यार्थी की जिज्ञासा का पोषण है, मतलब जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जिज्ञासा को शांत कर देता है, इसका मतलब ये होगा। दूसरा क्या है, विद्यार्थी को परस्पर संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, मतलब जो बच्चे होते हैं बात करने से हिचकिचाते हैं तो उनको भी बोलता है, उनको समझाता है, उनको संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि नहीं बेटा तुम ही बोलो। क्या ये सही है? शिक्षक का ये हो सकता है। उसके बाद अगला है कि विद्यार्थियों को वास्तविक परिस्थिति में सम्मिलित करता है, कि मतलब जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनमें भी सम्मिलित करता है। और उपरोक्त सभी, तो सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ये है सभी होते हैं एक अच्छे शिक्षक में। ठीक है, ये सभी होना चाहिए उसमें गुण। अगले क्वेश्चन को देखें, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है, स्वयं को जानने में करता है, छात्रों को जानने में करता है, कक्षा की समस्या को जानने में, कि ये सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह सभी करता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, वृद्धि के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन है जो वृद्धि के बारे में सही नहीं दर्शाता है? वृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मापने योग्य होती है, वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या जीवन पर्यंत चलती है वृद्धि? ये तो सब सही है। ठीक है, वृद्धि कैसी होती है? शारीरिक होती है। ठीक है, वृद्धि मात्रात्मक भी होती है। ठीक, और उसके बाद क्या है, वृद्धि मापने योग्य भी होती है। ठीक है, देख सकते हैं, माप सकते हैं ना अपन वृद्धि को, कि हाँ इसकी हाइट वेट सब कुछ माप सकते हैं। ठीक है, और उसमें लेकिन ये जो लास्ट का ऑप्शन है जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। नहीं, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती। ठीक है, अगर जीवन पर्यंत चलती तो 6 फीट से क्या पता नहीं कौन कितने फीट का होता है और कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक समय के बाद रुक जाती है, क्या? वृद्धि। ठीक है, उसमें क्या लिखा था कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। बताना है कि कब होता है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण? किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, के व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है? बताइए, गहन और जटिल समाजीकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, किशोर अवस्था में सबसे अधिक गहन और जटिल अध्ययन का समाजीकरण कब होता है? तो वो किशोर अवस्था के दौरान पर होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? बताना है कि जो मानव की अभिवृद्धि है निम्नलिखित में से किन पर या किन कारकों पर निर्भर करती है? वंशानुक्रम, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, की यह सभी? तो बताइए किस पर निर्भर करती है अभिवृद्धि? बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह सभी, इन सभी पर निर्भर करती है क्या? अभिवृद्धि। ठीक है, अभिवृद्धि के लिए सभी जरूरी है, वंशानुक्रम भी होना जरूरी है, भोजन भी होना जरूरी है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी, यह सभी भी। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी अपने ऊपर देख के आए थे ना। ठीक है, तो आप ऊपर उनके जो देखा है तो उसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, और ये परीक्षा में पूछी भी गई है, क्योंकि ऐसे मनोवैज्ञानिक की है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमारे लिए मनोवैज्ञानिक भी है। ठीक है, तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? सभी को बताना है। हमारा जो 10वां प्रश्न है उसका आंसर बताइए कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स। ठीक है, किसकी है? विलियम जेम्स की है। कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मतलब पुस्तक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, और जैसे पूछ लेते कि जॉन डीवी हैं, तो अब जो इनकी भी पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है, जब है तो इनके बारे में देख ही लेते हैं ना, क्योंकि ये हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है। तो जॉन डीवी की बुक का नाम क्या है? हाउ वी थिंक। ठीक है, हाउ वी थिंक इनकी पुस्तक का नाम है, जॉन डीवी की। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनकी एक पुस्तक और है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, ये भी इनकी पुस्तक है जॉन डीवी की। उसके बाद अरस्तु की तो सभी को पता होगा, कौन सी है? द पॉलिटिक्स है। ठीक है, और कौन बचे इसमें से? हाँ, वी.एफ. स्किनर। तो वी.एफ. स्किनर की पुस्तक का तो पता ही होगा सबको, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वी.एफ. स्किनर की भी बुक का नाम है। ठीक है, तो आप ये चारों बुकों को याद रखेंगे, मैंने सभी की बुकों को बता दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। बताना है हमारा जो अगला प्रश्न है,
शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, बताइए, सभी को बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण विधियों में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षण सामग्री में सुधार करना कि बालक के सामाजिकरण में सुधार करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, किसका अध्ययन है? जे.बी. वॉटसन ने किसका अध्ययन बताया मनोविज्ञान के अनुसार? तो मानसिक अवस्था, व्यवहार का, चेतना का कि मन का। तो जे.बी. वॉटसन ने के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन किसको बताया? तो सभी को पता होगा कि जे.बी. वॉटसन काय के तो व्यवहारवाद के जनक है, ठीक है, तो ये इनका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पूछा भी जा सकता है कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति किस सदी में हुई थी? तो 20वीं सदी में मानी जाती है, ठीक है, व्यवहारवाद की उत्पत्ति। ये भी पूछ सकते हैं कि व्यवहारवादी इसमें कौन कौन है, जैसे आपको ऑप्शन भी दे के बता दे कि कौन कौन से तो मतलब व्यवहारवादी हैं, तो आप लोगों को वो भी याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि इनमें से कौन सा व्यवहारवादी है, कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। तो व्यवहारवादी कौन कौन है? जैसे वुडवर्थ हो गया, मैकडूगल, स्किनर, वॉटसन, ये सब कौन है? व्यवहारवादी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है साथ साथ में, मतलब आप लोगों को एक्स्ट्रा ज्ञान भी मैं थोड़ा सा देते जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे सर कि आप सीधे सीधे प्रश्न करवा देते हैं, तो वो समझ में नहीं आता। कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, सामान्य केंद्रित होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए? तो अभी कैसा चल रहा है कि कक्ष का जो संप्रेषण कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए कि छात्र केंद्रित होना चाहिए? बस दोनों में से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्र केंद्रित ही होना चाहिए ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, छात्र केंद्र, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। अगर एक शिक्षक हो आप तो उसके लिए मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, बताइए। स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। विकल्प ए संख्या वी दोनों सही हैं या दोनों ही गलत है? सही आंसर होगा इसमें कौन सा बताना है कि सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। क्या? ये दोनों ही सही हैं। स्वयं के ज्ञान व तैयारी के लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है, और बालकों की जानकारी के लिए भी ये ज़रूरी है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। कक्ष शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कक्ष शिक्षण तीव्र करवाना चाहिए, संवाद मूलक, सरल या एक तरफा? बताइए कैसा होना चाहिए? तो संवाद मूलक होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से बात करते साथ छात्र और शिक्षक के बीच में अंतक्रिया होती रहनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? संवाद मूलक, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न है। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है, उनमें किस में सहायक होती है? सभी को बताना है कि जो जो शिक्षा है बच्चों की किस चीज़ में सहायता करती है? क्या शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में कि चरित्र विकास में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सभी में आता है ना, ये सर्वांगीण विकास मतलब ये सभी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा बच्चों में सहायक करती है सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, इसमें ही ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। बताना है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से हमारा क्या तात्पर्य होगा? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से, ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन सबको देखना है, हमें एक भी हो सकता है आगे और सही आंसर हो। सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करता हो, या अपने सामाजिक मापदंड बनाना, या फिर समाज में बड़ों का सम्मान करना? क्या सही आंसर हो जाएगा इसका शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से? क्या क्या सही होगा इसका? तो सही आंसर क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर एक ही सही लग रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एजुकेशन ऑफ मैन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम बताना है, किसकी है ये पुस्तक? एजुकेशन ऑफ मैन, तो फ्रोवेल, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे की रूसो, किसकी बुक का नाम है एजुकेशन ऑफ मैन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा ये?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशन ऑफ मैन किसकी बुक है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फ्रोवेल। ठीक है, फ्रोवेल की बुक का नाम था क्या? एजुकेशन ऑफ मैन। उसके बाद में क्या है अपने जो दूसरे नंबर पर, सभी को देख लेंगे क्योंकि बुकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थॉर्नडाइक है, तो थॉर्नडाइक की बुक का नाम सभी को पता होगा, शिक्षा मनोविज्ञान भी इन्हीं की बुक का नाम है। और दूसरी इनकी एक बुक का नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको याद रखेंगे, एनिमल इंटेलिजेंसी। ये दो बुकें हैं, अगर जैसे पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान किसकी है तो थॉर्नडाइक की, और एनिमल इंटेलिजेंसी भी थॉर्नडाइक की। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? जीन प्याजे। तो जीन प्याजे की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीन प्याजे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन प्याजे, थॉर्नडाइक, ये तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीन प्याजे की बुक का नाम क्या है? बाल चिंतन की भाषा। ठीक है, क्या है? बाल चिंतन की भाषा। और रूसो की तो सभी को पता होगी, ईमाइल। ठीक है, ईमाइल है रूसो की, क्योंकि रूसो तो बहुत ही सभी को पता होगी, हर उसमें पूछे जाते हैं, जरूरी थोड़ी इसमें साइकोलॉजी में पूछे जाए। रूसो तो किसी विषय में भी लेके पूछे जाते हैं हमसे कि उनकी बुक का नाम क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है। यह परिभाषा दी है। अब बताइए, डेफिनेशन बताना है, किसने बताई है ये डेफिनेशन कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है। यह परिभाषा किसने दी थी? क्रो एंड क्रो की है, स्किनर की है, जेम्स ट्रेवर की है कि थॉर्नडाइक की है? बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्किनर की ये परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्किनर हमारे लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए स्किनर की परिभाषा, एक परिभाषा आप लोगों से सभी को पता है कि पूछी जाएगी, तो आप परिभाषा को अच्छे से देख लें। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान की विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? क्वेश्चन को आप एक बार ठीक से पढ़ेंगे, उसके बाद में आप सही आंसर दे पाएंगे। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या बोला जा रहा है कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान की विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसने बल दिया था? तो बताइए, इसके बारे में सभी को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व्यवहारवाद। ठीक है, बी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, विशुद्ध विज्ञान के रूप में व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद पूछा जाए कि व्यवहारवाद, अभी बता दिए ना, जेबी वॉटसन है। ठीक है, ये इस पर तो कुछ वो है नहीं बताने के लिए। वो व्यवहारवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो 1913 में। ये भी आप याद रखें। ठीक है, सभी मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जैसे स्किनर भी हैं, व्यवहारवादी हैं, ये इनसे पूछे जाएंगे हमसे। फिर उसके बाद क्या है? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? सभी को बताना है कि जो मनोविज्ञान था तो प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्क शास्त्र या फिर भौतिक शास्त्र? तो सभी को पता होगा क्या, दर्शन शास्त्र ही होगा ना इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में सही हो जाएगा हमारा। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, कब सबसे अधिक शिक्षण प्रभावी होगा? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है? शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हों। क्या विद्यार्थी विषय में रुचि लेते होंगे तब अधिक प्रभावी होगा? अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है हमारा कि शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो। अगर शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान होगा तो शिक्षण अधिक प्रभावी होगा, ऐसा हो सकता है क्या? अगला जो ऑप्शन है देखेंगे, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। ये भी सही बात है। एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए, ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन इसमें अब सभी तो है ही नहीं है, तो ये सभी तो होगा नहीं। हमें एक ही मतलब गलत कोई भी नहीं दिख रहा है कि ज़्यादा गलत होगा इसको छोड़ के, क्योंकि बार बार दोहराना ये तो एक सज़ा हो गई, तो ये तो बिल्कुल नकारात्मक नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, थॉर्नडाइक के अनुसार तो हो सकता है, लेकिन इनके और बाकी सबके अनुसार नहीं। हाँ, अगर उपरोक्त सभी होता तो सभी कर देते, लेकिन इसमें तो एक ही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रुचि ले। ये भी सही बात है, अगर विद्यार्थी विषय में रुचि लेंगे तो वो अधिक प्रभावी होगा। ये भी हो सकता है, विषय अगर शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए।
अब उनके जो मानसिक स्तर है तो वही बात हो गई ना, मानसिक स्तर को देख के मतलब सभी चीज़ देख ली उनकी, उनकी रुचि भी देख ली, उनका एप्टीट्यूड भी देख लिया, ठीक है। उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई चीज़ जैसे उनको समझ में नहीं आई तो बार बार भी दोहरा लिया, और अध्यापक को उसका तो गहन ज्ञान होगा तभी तो उसको ये सब कर पाएगा, तो इसमें सभी आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं कि इनको थोड़ा सा ज़्यादा ही दिमाग लगा के करना पड़ता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, मनोविज्ञान है ये, ऐसे आसान नहीं है समझना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी, अभी बता के मैं आया था कि किसने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो एरिक्सन ने की थी, स्पीयरमैन ने की थी, वॉटसन ने की थी कि विलियम वुंट ने की थी। तो अभी क्या बताया था कि विलियम वुंट ने स्थापित की थी, ठीक है। और कब की थी, तो 1879, ठीक है, ये 1879 में स्थापित की थी, ठीक है। तो ये सभी को आप लोगों को याद रखना है कि पूछा जाए कि मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है तो किसने स्थापित की थी, तो विलियम वुंट ने, अभी भी बताया था मैंने। और कब की थी, तो 1869, ठीक, ये 79, सॉरी 1879, ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे। अगले टेस्ट में यही मैंने बहुत अच्छे से बताया, वाइगोत्स्की को एक एक चीज़ को बताया, वाइगोत्स्की की जितनी भी अवस्थाएं जो जो भी उन्होंने बताया, कहाँ के हैं, उनकी कौन सी बुक है, सभी को बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फिर भी बता देता हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस, ठीक है। ये कहाँ के थे, जो वाइगोत्स्की थे ये रूस के थे, ठीक, आप ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। और इसे सोवियत संघ भी आ सकता था, जैसे कि कहाँ के थे, तो इसमें सोवियत संघ होता तो वो एक ही बात है, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते कि लो सर ने तो रूस बताया था, इसमें सोवियत संघ है तो इसमें तो है ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना है इसमें। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण बताना है कि जो अच्छा शिक्षक होगा, आदर्श शिक्षक होगा, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाएंगे। लोकतंत्रात्मक शिक्षण कौन, मतलब उपरोक्त सभी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, विषय वस्तु पर अधिकार हो। तो थोड़े से क्वेश्चन ऑप्शन को इधर के उधर कर दिया है। इसका आंसर तो बिल्कुल सरल ही होगा, क्वेश्चन तो आप मतलब दे ही चुके होंगे, इसका आंसर सही के क्या आ रहा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा ऑप्शन को मैंने बीच में रख दिया, क्योंकि क्या होता है ना, लोग बाग देख के सीधे ही ऑप्शन टिक कर देते हैं, अगर बीच में है तो उसके बाद में लोग बाग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको ऑप्शन को बीच में ही रखा था, क्योंकि हर ऑप्शन को पढ़ना चाहिए, नहीं तो पहले ही आंसर को देख के लोग बाग टिक करके चले जाते हैं, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो। ये मनोविज्ञान है, ठीक, क्वेश्चन को हमेशा घुमा के ही बनाते हैं। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, बताना है। हमारा जो अगला प्रश्न है कि संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखता है, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करता है, संस्कृति का परिष्करण करता है, या उपरोक्त सभी। तो क्या दिख रहा है इसमें, तो सभी को पता होगा कि उपरोक्त सभी ही आना है ना, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, इसमें से बताना है। ये 4 ऑप्शन है कि जो बाल केंद्रित अगर हमने शिक्षा कर दी है उसके अंतर्गत में कौन सा नहीं शामिल किया जा सकता है। गृह कार्य प्रदान करना, क्या ये नहीं आएगा, या फिर बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो क्या आप लोगों को गलत लग रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही सरल है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप गलत बाद में पहले सही सही को अलग कर दो कि ये गलत नहीं हो सकता। जैसे क्या, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है, तो ये तो सही बात है, तभी तो बाल केंद्रित होगा ना। अगर बाल प्रश्न पूछेगा, अंतर क्रिया होगी शिक्षक के और छात्र के बीच में, तो कैसा होगा, अच्छे से होगा ना, बाल केंद्रित ही हुआ। उसके बाद क्या है, बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना। अगर बालक कुछ बता रहा है तो अगर उसको भी सुनना चाहिए, ये भी क्या है, बाल केंद्रित ही शिक्षा हुई ना, कि मतलब वो जो बोल रहा है उसके अनुभव, मतलब वो जो भी कुछ बता रहा है उसको अगर तुम प्राथमिकता दे रहे हो तो क्या है, बाल केंद्रित ही हो ना।
उसके बाद क्या है, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी सही बात है। अगर बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देंगे तो बालक सीखेगा, ठीक है। और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने का मतलब ये है कि आप लोग उसको अच्छे से बोल सकते हो कि हाँ अब ये तुम कर सकते हो। अगर कोई भी जैसे प्रोजेक्ट है, आपने उसको बताया कि तुम ये कर सकते हो, उसको ये इसने कर लिया या उन्होंने कर लिया, किसी के बारे में बता के भी आप ये उसको कर सकते हो, तो ये भी सही है। लेकिन गृह कार्य देना ये नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गृह कार्य प्रदान करना, गृह कार्य करना तो एक प्रकार का दंड भी हो सकता है। आप हो सकता है अगर उस पर, जैसे आपने बोला हो कि आपको 10 तक टेबल याद करनी है, अगर आपने उस पर नहीं कर पाया वहाँ पे, तो आपने उसको घर पे दे दिया कि घर पे भी करो, ठीक है। या फिर और एक्स्ट्रा बोझ भी डाल सकते हो आप उसको, तो ये बाल केंद्रित के अंदर नहीं आता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, तो आपको घूमना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमें प्रश्न को अच्छे से उसकी लैंग्वेज को समझ लेना, तो प्रश्न इतने टफ भी नहीं आते। बालक को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब, अब कब माना जाता है बालक को बाल केंद्रित शिक्षा, बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो, बालक की मांग, रुचि और अभिवृत्ति को प्राथमिकता दी, ये अभिवृत्ति है, ठीक है। ये अभिवृत्ति बोले तो एप्टीट्यूड मतलब तुम्हारा नज़रिया, ठीक है, ये अलग है। अभिवृद्धि अलग होती है, अभिवृद्धि मतलब बढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एप्टीट्यूड है, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि मतलब तुम्हारा क्या, नज़रिया, ठीक है। तो फिर से पढ़ेंगे इसको, क्या बोला है, बालक की मांग, रुचि और अभिवृत्ति को प्राथमिकता देना, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन सभी को पढ़ेंगे, शिक्षा के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखना या रखा जाता है, पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो बताइए कौन, मतलब बाल केंद्रित कौन सा होगा, ठीक है, बताना है। बालक को बाल केंद्रित माना जाता है, कब माना जाता है, जब बालक की मांग, रुचि और उसकी अभिवृत्ति यानी एप्टीट्यूड को प्राथमिकता दी जाए। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसमें, और तो बाकी हैं पर इतना कोई नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आदत ज्ञान अभिवृद्धि का अर्जन है, क्या है, ये तो एक डेफिनेशन है, लेकिन इसमें डेफिनेशन उनका नाम नहीं पूछा है कि किसने दी थी, लेकिन ये बताना है कि ये है क्या, अधिगम है, अभिप्रेरणा है, संप्रत्य है कि रुचि है। ज्ञान, आदत, अभिवृद्धि का अर्जन, बताइए। तो ये क्या है, अधिगम हुआ ना, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन करना ही अधिगम है, ये डेफिनेशन है। ये किसने दी थी, तो ये सभी को पता होगा किसकी है, क्रो एंड क्रो की है, ठीक है। ये किसने दी थी, क्रो एंड क्रो, ठीक। ये इनकी डेफिनेशन थी, क्रो एवं क्रो। किस, क्रो एंड क्रो ने बोला था आदतों, ये ज्ञान तथा अभिवृद्धि का अर्जन करना ही अधिगम है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि हमसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि किसने दिए, तो आए इसलिए मैंने सबको बता दिया। हमारा आज का जो अंतिम और लास्ट प्रश्न है उसको देखेंगे, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधित किया जाता है या फिर बदला जा सकता है, किसको अगर प्रशिक्षण द्वारा हम चाहें तो बदल सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं, शिक्षण को, अधिगम को, अभिप्रेरणा को कि निर्देश को। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अधिगम को अगर हम चाहें तो प्रशिक्षण में व्यवहार के द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके जो जो मैंने 30 प्रश्न करवाए, तो अब ये ज़्यादा टफ भी नहीं थे लेकिन इजी भी नहीं थे, क्योंकि थोड़े से घुमावदार हैं, आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले ही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे थे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के कितने इसमें से सही हुए, ठीक। अगर आपके इसमें से 25 आते हैं, मतलब 25 आ जाते हैं, तो आपका वैसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें कम से कम इतना प्रयास करना है कि 30 में से 30 ही आए, ठीक। और बाकी फिर देखते हैं प्रश्न पत्र कैसे आता है, हम उसको अच्छे से हल कर पाएंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो हम ऐसे ही आप लोगों को, सिर्फ क्या है, हम लोगों की तैयारी तो बहुत हो चुकी है, सिर्फ क्या हो गया है, थोड़ा सा इसकी वजह से रुक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि बार बार डेट आगे बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें बस, हमसे सिर्फ हम लोग प्रश्न ही करेंगे, क्योंकि बाकी तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, अब हमें उसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रश्नों को नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे, इस पढ़ाई का हमारा कोई मतलब नहीं, जो हमने इतने 1 साल 2 साल जब तक भी हमने तैयारी की है उसका फिर
कोई मतलब नहीं अगर अब बाद में हम रुक जाते हैं तो, ठीक है। तो आप बने रहें हमारे साथ और तैयारी को बनाए रखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो यार। इसको बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।